नमस्कार। मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। और इस बार हम आपके लिए छंद के जितने भी भेद हैं उनका रेखा चित्र, उनका वर्गीकरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस छंद टॉपिक को यदि आपको विस्तृत तरीके से समझना है तो मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी में हमने 3 वीडियो बना रखे हैं, छंद भाग 1, छंद भाग 2 और छंद भाग 3। जरूर देखिए, आपको पूरा छंद टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इस एपिसोड में हम केवल छंद का वर्गीकरण ही आपको बताएंगे ताकि आपको छंदों का रेखा चित्र अच्छे तरीके से ज्ञात हो जाए। छंद को हम 2 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 मात्रिक छंद, नंबर 2 वर्णिक छंद। मात्रिक छंद को हम पुनः 3 भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 सममात्रिक छंद, नंबर 2 अर्ध सममात्रिक छंद, नंबर 3 विषम मात्रिक छंद। वर्णिक छंदों को भी हम मात्रिक छंदों की तरह 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 समवर्णिक छंद, नंबर 2 अर्ध समवर्णिक छंद, नंबर 3 विषम वर्णिक छंद। अब पहले हम बात करते हैं सममात्रिक छंद की। ऐसे छंद जिनमें मात्राओं की संख्या बराबर बराबर हो, चारों पदों में मात्राओं की संख्या बराबर बराबर होती है। तो जैसे कि एक छोटा सा हमने उदाहरण यहाँ पर ले लिया है, चौपाई। तो इसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, इसलिए ये सममात्रिक छंद है। हरि गीतिका भी सममात्रिक छंद का उदाहरण है। अब बात करते हैं अर्ध सममात्रिक छंद की। इसके समचरण और विषम चरण, इन दोनों चरणों में बराबर मात्राएं होती है। जैसे कि समचरण में जैसे 13 मात्राएं होगी, 13-13, तो विषम चरण में 11-11 मात्राएं हो जाएगी। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हो जाएगी दोहे में, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हो जाएगी। तो ये अर्ध सम हुआ। सोठा भी इसी तरह का होगा, तो सोठे में 11-13। विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद जो है इसमें ये ध्यान रखना है कि 6 चरण होते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक अंतर करना जरूरी है। सममात्रिक छंद और अर्ध सममात्रिक में 4-4 चरण होते हैं, 4-4 चरण। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर 4-4 चरण होते हैं। जबकि विषम मात्रिक छंदों में हमेशा ये गोल्डन रूल ध्यान रखिएगा, यदि किसी छंद में 6 चरण हैं तो वहां पर विषम छंद है, चाहे वो मात्रिक हो चाहे वो वर्णिक हो। तो कुंडलियां और छप्पे इसके बेस्ट उदाहरण है, क्योंकि इसमें 6-6 चरण होते हैं और चूंकि मात्राएं गिनते हैं इसलिए ये मात्रिक विषम छंद हुए दोनों। सब चरणों में अलग अलग मात्राएं होती है, 6 चरणों में, है ना। तो बस इसको पहचानने का, ये स्क्रीन पर जो ये दे रखा है सब चरणों में अलग अलग मात्राएं, इसको थोड़ा सा आप याद न रखें। इसको आप अगर हटा दें तो आप थोड़ा कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे। बस आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि 6 चरण होते हैं, और मात्राएं अगर गिननी पड़े 6 चरण हो तो वहां पर विषम मात्रिक छंद होगा। कुंडलिया और छप्पे इसके बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं। अब अपन बात करते हैं वर्णिक छंद की। वर्णिक को भी हमने 3 भागों में बांटा, सम, अर्ध सम और विषम। बात करते हैं समवर्णिक छंद की। तो समवर्णिक छंद का मतलब वही हो गया कि प्रत्येक चरण में वर्णों की मात्राएं बराबर बराबर होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, वर्णों की संख्या। तो ऐसे उदाहरण है इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, वंशास्त्र, द्रुत विलंबित। जैसे मैं बात करता हूं द्रुत विलंबित, तो द्रुत विलंबित में प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। वंशास्त्र में भी ऐसा ही होता है। तो ये समवर्णिक छंद के अच्छे उदाहरण हैं। अर्ध समवर्णिक छंद, विद्यार्थियों ये इस प्रकार का कोई छंद हिंदी में नहीं मिलता है। ये संस्कृत में एक अर्ध समवर्णिक छंद होता है, पुष्पिताग्र। तो हिंदी में इसका कोई उदाहरण नहीं है। विषम वर्णिक छंद भी हिंदी में नहीं, इसके उदाहरण हिंदी में नहीं मिलते हैं। अब अपन बात करते हैं मात्राओं की संख्या के आधार पर छंदों का वर्गीकरण। मात्राओं की संख्या के आधार पर, अगर मात्राओं की संख्या के आधार पर अगर हम बात करें तो 2 भागों में हम छंदों को बांटते हैं, साधारण छंद और दंडक छंद। 23 मात्राओं तक के जितने भी मात्रिक छंद हैं उनको हम साधारण मात्रिक छंद कहेंगे, और यदि 23 मात्राओं से अधिक के जितने भी मात्रिक छंद हैं उनको हम दंडक छंद कहेंगे। जैसे कि हरि गीतिका, गीतिका,
गीतिका में 26, हरि गीतिका में 28, तो ये हो गए दंडक छंद। और जैसे कि चौपाई, दोहा, सोठा, इनमें 23 मात्राओं से कम है। चौपाई में 16, दोहा में 13, 11, इस तरह से, तो वो साधारण छंद हो जाएंगे। अब अपन बात करते हैं वर्णों की संख्या के आधार पर छंदों का वर्गीकरण। तो वर्णों की संख्या के आधार पर हम दो भागों में बांटते हैं, साधारण और दंडक। 26 तक यदि वर्ण कहीं किसी छंद में मिलते हैं, 26 तक, तो वो साधारण वर्णिक है, छंद है। और 26 से अधिक वर्ण यदि किसी में हैं तो वह दंडक है। ये हमें ध्यान रखनी है। अब अपन तीसरा आधार जो है छंदों को डिवाइड करने का, उसको लेते हैं। तीसरा आधार है गणों के विधान के आधार पर छंदों का वर्गीकरण। ये वर्णिक में ही होगा, क्योंकि गण हमेशा वर्णिक छंद में ही काम में लिए जाते हैं। गणों के विधान के आधार पर अगर हम बात करें तो दो आधारों पर हम इसको बांटेंगे, गणबद्ध और गणमुक्त। देखिए, यह हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। गणबद्ध जो छंद होते हैं उसमें हमें वर्ण भी गिनने हैं और गणों का विधान भी करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि हम गणबद्ध छंदों की बात कर रहे हैं तो हमें वर्णों को भी गिनना है और गणों का विधान भी करना है। लेकिन यदि हम जैसे कि इसका उदाहरण हम देखें, सवैया में हम वर्ण भी गिनते हैं और गणों का विधान भी उसमें यमाता राजबान सलगा से होता है ना। तगण, मगण, जगण, रगण, सारा गणों का विधान हम करते हैं। तो सवैया 22 से 26 वर्ण तक होते हैं। और चूंकि हमने ऊपर बात की, ऊपर आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 26 तक जो वर्ण होते हैं वो साधारण छंद होते हैं, साधारण छंद। तो सवैया भी एक साधारण छंद का उदाहरण है। और साधारण छंद का उदाहरण होते हुए यह गणबद्ध है क्योंकि इसमें वर्ण भी गिनते हैं और गणों का विधान भी होता है। मदिरा, मत्तगयंद, किरीट, सुंदरी, ये सारे इसके सवैये के उदाहरण हैं। अब अपन बात करते हैं गण मुक्त की, यानी कि मुक्तक छंद। तो दोस्तों, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें हम वर्णों को तो गिनते हैं लेकिन गणों का विधान इसमें नहीं होता। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। गणों का विधान गण मुक्त में नहीं होता। नाम से ही पता चल रहा है, गण मुक्त। वर्णों को गिनते हैं लेकिन गणों का विधान नहीं होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कवित्त, जिसके दो भेद हम करते हैं, मनहरण कवित्त और घनाक्षरी। तो मनहरण कवित्त जो होता है उसमें 31 वर्ण होते हैं। तो दोस्तों, भले ये बड़ा लगता है छंद, हमें इसके साइज देख के हमें लगता है भाई ये बड़ा है, लेकिन बहुत आसान है, क्योंकि इसमें केवल हमें वर्ण ही गिनने हैं। इसमें किसी प्रकार का गणों का विधान, तगण, रगण, मगण, यमाता राजबान सलगा के सूत्र से हमें कुछ भी याद नहीं रखना है, इसलिए ये बड़ा ही इजी हो जाता है। घनाक्षरी में 32 वर्ण होते हैं, इसमें भी हमें केवल वर्ण ही गिनने पड़ते हैं, गणों का विधान नहीं होता है। तो इस प्रकार से कवित्त यानी कि मनहरण कवित्त और घनाक्षरी ये गण मुक्त वर्णिक छंद हुए। और ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर 31 वर्ण आए मनहरण में और घनाक्षरी में 32 आए, यानी कि वो आपकी स्क्रीन पर ऊपर दिखाई दे रहा है 26 से अधिक। तो चूंकि 26 से अधिक वर्ण है, इसलिए कवित्त जो है वो दंडक है। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? एक छोटा सा हमने इसका वर्गीकरण किया है छंदों का। यदि आपको अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।